नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट पेश होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सरकार के बजट का सीधा प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करेगी। तीसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री मोदी के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम वो इंडस्ट्रीज यहाँ जोधपुर की जो है, उन लोगों ने किस तरह के सुझाव भेजे थे और क्या क्या उनकी मांग है, क्या क्या 10 साल में जो कमी है उसको बजट में लेने के लिए आपने लिखा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है घनश्याम ओझा, उनसे जानते हैं क्या है सर, किस तरह से आप लोगों ने जो है सुझाव भेजा है। लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय व्यापी संगठन है जो एमएसएमई के हितों के लिए काम करती है। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन है और वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था है। अगले 3 वर्षों में ये हमारी 5 ट्रिलियन और वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बने और 2047 से आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसको लेकर हम लोगों को सुझाव दिए। इसके सबसे बड़ा जो सेक्टर हमारा एमएसएमई है, जो सबसे अधिक रोजगार भी देता है, सबसे अधिक टैक्स भी देता है और इसकी संख्या भी 6 करोड़ से अधिक भी है। ठीक है नहीं, इसको कैसे इसको लाइन करें, इसको कैसे आगे बढ़ाए, इसको लेकर हम लोगों को सुझाव दिए। सबसे बड़ी जो सुझाव है जो जैसे जीएसटी है, जीएसटी में टैक्स को लेकर प्रॉब्लम कम है, लेकिन जो अधिकारियों को रवैया है या काम करने की प्रवृत्ति है उसको लेकर है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा इसमें सलीकरण किया जाए। और जैसे इनकम टैक्स में फेस रेट जो असेसमेंट होने के बाद में सब प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो इनकम टैक्स में भी इस प्रकार किया जाए और जहाँ तक संभव हो मतलब व्यापारी को सुनने के बाद में कोई निर्णय किया जाए। इसी प्रकार से आज बैंक है जो सब बड़ा एक कोर सेक्टर है, जो हमारी अर्थव्यवस्था बैंकों में टिकी हुई है। एक बैंक से एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना मान लो तो बहुत बड़ा पैसा शास्त्र के रूप में लेते हैं। तो जैसे मोबाइल में पोर्टेबिलिटी है वैसे ही ऐसे बैंकों की पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आज हैंडीक्राफ्ट है, हमारे पेंट इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्री है, तो जिस प्रदेश में जो इंडस्ट्री ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको वहीं इन पर इस तरह डेवलप करके कुछ सरकार फैसिलिटी दे। जैसे राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ मिनरल बहुत है तो मिनरल की बहुत बड़ी टाइल्स की फैक्ट्री लग सकती है और कुछ ऐसा लग सकती है, तो वहाँ सरकार प्रकार की फैसिलिटी इस तरह पैदा करे जिससे रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाए और लोगों को रोजगार मिलकर काम हो जाए। इस प्रकार के हमने अनेक सुझाव दिए। बात करेंगे कुछ और है जो उद्योगपति है, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, किस तरह से सर आपकी इंडस्ट्री में किस तरह की समस्या का है और आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से इस बार? वित्त मंत्री से मैं मिनरल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं और देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं और जो कोई न कोई वहाँ की लोकल समस्या के कारण या कोई भी सरकारी नीति के कारण डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ से रॉ के रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है और रॉ मटेरियल फिनिश होके फिर हमारे भारतीय बाजार के अंदर आता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसमें जो रॉ मटेरियल भारत में उपलब्ध है, जो मिनरल भारत में उपलब्ध है, वो रॉ मटेरियल का उपयोग उसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्री भारत में लगेगी तो वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और हमारे देश का विकास सुनिश्चित होगा। पिछले 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के, तीसरा जो है कार्यकाल है, पहला बजट है, वित्त मंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, देश को वित्त मंत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। मोदी जी को, उनको पता है, देश को मोदी जी के कार्यकलाप, नीति सब पता है। वो देश के विकास की बात करेंगे, आम जनता के लिए बात करेंगे। तो देश यही चाहता है कि जो करों में सरलीकरण हो, करों में राहत मिले, लोगों को राहत मिले, आम जनता को राहत मिले। और जैसे मैं उद्योग पेंट इंडस्ट्री से हूँ, एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारी भी पेंट इंडस्ट्री भी ये आशा करती है कि पेंट इंडस्ट्री के साथ में जो भी समस्या है, रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है और क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट बढ़ती है, तो उसके ऊपर राहत प्रदान करें। अगर फ्रेट कॉस्ट को या तो सब्सिडाइज करें या फिर ड्यूटी में कमी करें। और लेबर की भी एक समस्या रहती है। तो मनरेगा, जो सरकार मनरेगा स्कीम चला रही है, बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को उससे रोजगार राहत मिलती है, लेकिन उसको उद्योगों के साथ जोड़ दे, जिससे उद्योगों में जो लेबर की कमी है, कुशल श्रमिकों की कमी है या श्रमिकों की कमी है, उसकी भी पूर्ति हो जाए तो दोनों की मंशा हो जाए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अलग अलग सुझाव है, कुछ और उद्योगपति उनसे जानते हैं किस तरह से आपके सेक्टर में आप क्या उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री से और रोजगार बढ़ाने के लिए? अभी जैसा सभी जगह चलता है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, जबकि हम लोग यहाँ उद्योग चलाते हैं। हमारे सामने समस्या रहती है कि हमें कामगार नहीं मिल पा रहे।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी में या अपने आंकड़ों में ऐसा गड़बड़ है कि एक्चुअल में स्टेज पर कहीं कामगार नहीं, और कुछ कामगार है तो वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो हमारी डिमांड ये रहेगी कि सरकार जितनी भी जैसे ITI कॉलेजेस है उनके माध्यम से जो बेरोजगार हैं उनमें एक स्किल पैदा करे, उनको हम लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे पावे, अच्छी सैलरी दे पावे, वो भी अपना जीवन यापन अच्छा कर पावे, जिससे देश में जो एक तरह की इनडायरेक्ट बेरोजगारी है, वैसे कहीं बेरोजगारी नहीं है बोलने में, वो भी समाप्त हो जाए और भारत को अपन जो अपना सबका सपना है कि पुनः विश्व गुरु बना पाएँ, वैसा सपने को पूरा करें, ऐसी आशा है। क्या लगता है आपको इस बार का जो वित्त मंत्री का बजट आएगा, उद्योगों को कितनी राहत मिल सकती है, पश्चिमी राजस्थान विशेष तौर से? पश्चिमी राजस्थान के लिए वित्त मंत्री को एक अलग से बजट या अलग से एक स्पेसिफिक फंड रिलीज करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पिछड़ी एरिया में आता है। तो इंडस्ट्री डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अलग से स्पेसिफिक फंड बनाए और वो पिछड़े मतलब एरिया के हिसाब से दिया जाए। और दूसरा, मेरे जो इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसको बिलोंग करता हूँ, तो उससे सबसे बड़ी समस्या है कि हम पर्यावरण से टारगेट पर है। उसके लिए वित्त मंत्री से एक निवेदन है, एक फंड राइज किया जाए जिसके कारण जो पर्यावरण की समस्या आ रही है, उसके सारी जो वेस्ट कलेक्शन वो है उसके बेसिस पे कलेक्ट किया जाए। और इसमें ज़्यादातर क्या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है। माइक्रो स्मॉल सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रही है अभी, प्लास्टिक इंडस्ट्री कम से कम 10 से 15 लाख इंडस्ट्री है जो रोज़गार दे रही है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि एक फंड बनाया जाए जिससे जितना भी पर्यावरण है जिसको नुकसान हो रहा है उसको कलेक्ट करने की एक अथॉरिटी बनाई जाए। पर्यावरण को लेकर भी व्यापारी चिंता करते हैं, बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर भी वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं कि विशेष फंड मिले ताकि पर्यावरण की रक्षा किया जा सके। लेकिन कुछ और उद्योगपति, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से वो अपनी इंडस्ट्री में लेकर जो है वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? मोटे तौर पर MSME के बारे में जो ज़रूरतें हैं वो माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे दूसरे उद्यम साथियों ने बताया है, लेकिन चूंकि मैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मैं सरकार से पुरजोर डिमांड करूंगा कि चूंकि अभी सबसे बड़ी जो हमारी तकलीफ आ रही वो कंटेनर रेट्स को, फ्रेट रेट को लेके है, जो लगभग 3 गुना हो गए हैं पिछले 6 महीने में। इससे एक्सपोर्ट पे कॉम्पिटिटिव हो जाना लगभग असंभव है, कोई भी ग्राहक हमारा माल नहीं कर सकता। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी लगभग सिर्फ 2% है कंटेनर वेसल और कंटेनर्स में। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसी कोई नीति लाए कि कंटेनर वेसल भी भारत के पास होने चाहिए अपने, और नंबर ऑफ कंटेनर्स जो बहुत कम है भारत के पास। हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और अपनी मनमाजी करके फ्रेट बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार नंबर ऑफ कंटेनर्स की संख्या बहुत एकदम तेज़ी से बढ़ाए ताकि हमें किसी भी विश्व पे कहीं निर्भर नहीं रहना पड़े। और चूंकि पश्चिमी राजस्थान एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लाखों मजदूर इस पे रोजगार पे डिपेंड करते हैं। वो पिछले 2 वर्षों में यूक्रेन वार के बाद तेज़ी से नीचे आया यूरोप की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के चलते। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसी कोई नीति लाए कि जो हमारे एक्सपोर्ट में जो चाहे ड्रॉबैक के रूप में या किसी भी रूप में ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, ताकि लोगों अप्रत्यक्ष रूप से कुछ फ़ायदा मिले और हम वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सकें। एक समस्या हैंडीक्राफ्ट को लेकर ये भी रहती है, जो आप लकड़ी कटाने के लिए टैक्स लगता है, उसको लेकर भी काफ़ी बड़ी समस्या। उसमें कोई रियायत की उम्मीद या सुझाव भेजा है आपने? हाँ, आरा मशीन को लेके लाइसेंस जो पॉलिसी है उस पर काफ़ी ये राज्य स्तर का मामला होता है मोटा मोटी तौर पे। इसमें केंद्र सरकार का इतना दखल नहीं होता है, लेकिन हमारी जो लकड़ी की जो पॉलिसी है वो देहरादून से, लेकिन उसका जो लॉबी है जो भारत की शीशम को रोकने का प्रयास कर रही है, इसको सरकार अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक सकती है। ये सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड नहीं करके सरकार के प्रयासों पे निर्भर करता है। और भी है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से आप इस बार के बजट में उम्मीद करते हैं। इस बार के बजट में मैं सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा कि जो हिंदुस्तान में जो टेक्नोक्रेट्स जो निकल रहे हैं उनके लिए सरकार को ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि वो अपना खुद का इंडस्ट्री लगाए, और एक आदमी अगर 5 आदमी को रोज़गार देगा तो ऐसे इंडिया में मेरे ख्याल से आज तारीख में करीब 2 से 2.5 लाख टेक्नोक्रेट्स निकलते हैं, और उसके ज़मीन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इसमें स्किल जो लेबर निकलती है ITI से, पॉलिटेक्निक से, उनको खुद का स्वयं रोजगार कैसे वो पैदा कर सके, उस पर इस बार सरकार का फोकस होना चाहिए। ये ताकि टेक्नोक्रेट इसमें आ जाए। मैं भी एक अपना टेक्नोक्रेट हूँ, 40 साल पहले हमने किया। उस समय सरकार की स्कीम थी कि भाई जो भी टेक्नोक्रेट आएंगे उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो मेरे जैसे कई लोग इसमें उस समय निकले, आज
काफ़ी लोग जो है टेक्नोक्रेट्स वो इंडस्ट्री चला रहे हैं और एक इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 30, 40, 50, 100 लोग उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ऐसी स्कीम करनी चाहिए जिससे टेक्नोक्रेट्स को बेनिफिट हो और सरकार का इसमें जो रोजगार का मुद्दा है वो इससे बहुत बड़ा सरकार को राहत मिलेगी। ऐसी कह सकते हैं नई नई स्कीमें सरकार अगर लेकर आएगी, टैक्स में रियायत देगी तो उसमें जो है काफ़ी रोजगार लोगों को मिल सके। बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की रिफाइनरी की, जिस तरह से पेट्रोकेमिकल वहाँ से निकलने की है संभावना, और आने वाले दिनों में अगर कहते हैं कि जो अगर कहीं रिफाइनरी होती है तो वो दुबई स्वर्ग बन जाता है, तो राजस्थान को लेकर क्या आप उम्मीद करते हैं और रिफाइनरी को लेकर विशेष तौर से? निश्चित रूप से रिफाइनरी एक बहुत बड़ा राजस्थान की वरदान है और इस प्रकार का तेजी गति काम चला तो अगले 2-3 वर्षों में रिफाइनरी मूर्त रूप ले लेगी। रिफाइनरी के आसपास पेट्रोकेमिकल एक हब बन सकता है। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा भी की भी है, तो केंद्र सरकार से हम लोगों ने डिमांड की है कि इस पेट्रो के हब के लिए केंद्र सरकार इसमें सहयोग करें। और साथ ही हम लोगों ने एक ये भी सरकार से मांग की है कि चूँकि राजस्थान में सूर्यदेव बहुत ही मेहरबान है और यहाँ सोलर एनर्जी की बहुत असीम संभावना है, तो क्या पूरी रिफाइनरी के अंदर सोलर एनर्जी काम ली जा सकती है क्या? अभी इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है, चाहे उद्योग हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे मकान हो, एक सरकार ने कैप लगा रखा है जितना आपके पास में कनेक्टेड लोड है उससे इक्विवेलेंट आप सोलर की लगा सकते हैं। लेकिन हमने सरकार से मांग की है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट हमारा खुद का होगा, सरकार के पास बिजली है भी नहीं, इसलिए कैप को हटा दी जाए। हम चाहे जितनी हमारे पास जगह उपलब्ध है उतनी की उतनी हमें क्या इसमें हमारे सोलर की प्लेटें लगा दी जाए, जिससे जितनी बिजली बढ़ेगी तो यहाँ उत्पादन बढ़ेगा और सरकार के ऊपर भार भी कम होगा। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सभी हमारे छोटे उद्योगों ने है, GST 2017 में आया था, तो बिल्कुल नया टैक्स था, आप लोगों को हमारी जानकारी नहीं थी, तो हम लोग कई लोगों वगैरह टैक्स की वजह से कुछ नहीं किया, लेकिन तकनीकी गलती हम लोगों ने बहुत सी कर दी। टाइम रिटर्न फाइल नहीं किया, किसी को फॉर्म A की जगह फॉर्म B भर दिया, C भर दिया, वो हमसे काफ़ी बड़ी गलती हुई। उसको लेके काफ़ी बड़ी नोटिस से आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हमने सरकार से मांग की कि 2021 तक का एक एमनेस्टी स्कीम निकाला है कि GST में जो भी तकनीकी गलतियाँ हुई है और अगर टैक्स कहीं कम लिया तो टैक्स भी हम जमा कराना को तैयार हैं, लेकिन जो तकनीकी गलतियाँ उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आए। मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा सरकार MSME को रिलीफ देगी उतनी सरकार देश का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। कह सकते हैं अलग अलग जिस तरह से विचार आ रहे हैं, लेकिन कुछ और वापस दोबारा मैं बात करूंगा, किस तरह से युवाओं को रोजगार ज़्यादा मिले, रोजगार बढ़े, अवसर बढ़े, इसको लेकर क्या आप सब? युवाओं के लिए जिस तरह का स्किल डेवलपमेंट के सरकार की स्कीमें चल रही है उसको सीधा सीधा लिंक किया जाए इंडस्ट्री के साथ में। केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री को भी उनको अपॉइंट करने के लिए कुछ स्कीम्स से जोड़ा जाए। अगर इंडस्ट्री ऐसे लोगों को जोड़ती है तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, तो वास्तव में युवाओं को रोजगार की जो समस्या है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी जो सरकार पूरा दे नहीं सकती है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में रोजगार, तो वो प्राइवेट में भी रोजगार मिलेंगे। दूसरा, युवाओं के लिए सरकार कई बार घोषणा करती है सस्ती दरों पे ऋण, लेकिन वो एक्चुअली धरातल पे उतर नहीं पाते हैं। बैंकों का टारगेट होता है बड़े लक्ष्य को पूरा करना, और युवा जब बिजनेस करेगा तो उसको बहुत छोटे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, तो वो बैंक 100 जनों के पास जाने की बजाय 100 करोड़ को लेने वाले को करती है। और अगर RBI के माध्यम से बैंकों को बाध्य किया जाए कि इतना % तो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, उनके टारगेट तो पूरे होते हैं लेकिन टारगेट नंबर ऑफ पर्सन्स में पूरे होंगे, तो वास्तव में युवाओं को जो अपने उद्योग लगाने के लिए समस्या आती है वित्त की, वो भी पूरी हो सकेगी। बैंकों को पॉलिसी बदलनी चाहिए। किस तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है, सोलर का हो रहा है, क्या लगता है आपको वित्त मंत्री को इस तरह से जो है पश्चिमी राजस्थान को लेकर विकास? जो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में प्रकृति की बहुत मेहरबानी है, सूर्य देवता यहाँ पे बहुत है, मिनरल्स भी बहुत है, और भी कई उत्पाद ऐसे यहाँ पे है हो सकते हैं प्रकृति। लेकिन जैसा कि पूर्व में भी बताया कि पश्चिमी राजस्थान के लेके एक नई सोच पैदा करनी चाहिए वित्त मंत्री को भी। ये एक अलग से विशिष्ट क्षेत्र है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पे सब चीज़ों की आवश्यकता बाहर से होती है पूर्ति, तो यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र घोषित करके चाहे उद्योगों के लिए विशेष महत्व दिया जाए, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हैं या जो आयकर है उसमें भी कि अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था होगी तो ये छूट मिलेगी, और जहाँ यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम होगा तो उसमें जो स्पेशल रियायत मिलेगी, उस तरह का अगर कोई सरकार पॉलिसी लेके आती है कि पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है ये और पूरे देश से एक बिल्कुल अलग तरफ पड़ता है, हर चीज़ यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है किसी न किसी कारण से, तो उसके बचाव के लिए और यहाँ के लोगों को मुख्य विकास धारा से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को चाहिए, वित्त मंत्री जी को चाहिए कुछ विशेष प्रावधान इस क्षेत्र के लिए अलग से किए जाए।
पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए कुछ विशेष करना चाहिए वित्त मंत्री को, ये उद्योगपतियों की मांग है, क्योंकि देश के सबसे अलग इलाके में आता है पश्चिमी राजस्थान, जहाँ रेगिस्तान रहता है, सूर्य की तपिश रहती है। क्या उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री साहब? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में जो विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ या उनको जो टैक्स में छूट, वहाँ लैंड के कन्वर्जन रेट में छूट, जो इस ढंग की जो रियायतें देती है जिससे बाहर के उद्यमी भी वहाँ आके उद्यम लगाते हैं, सेम वैसी की वैसी रियायत यहाँ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में दी जाए तो बाहर के उद्योगपति भी आएंगे और लोकल जो उद्यमी है वो भी अपना अपना उद्यम का विस्तार करेंगे और रोजगार में सहयोग करेंगे। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से गवारगम का उद्योग कभी यहाँ जोधपुर और पश्चिम राजस्थान का बड़ा था, हैंडीक्राफ्ट था, लेकिन वो टूटता जा रहा है, तो इसको लेकर वित्त मंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? अभी जैसे हैंडीक्राफ्ट का उद्योग है उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सरकार की जो पॉलिसीज आ रही है वो उद्यमियों के खिलाफ ज़्यादा आ रही है। दूसरा, जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक्स की वजह से, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया, कंटेनर्स की जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कोई कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ कारखाना हो, कंटेनर की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो वो यहाँ बढ़े या शिपिंग वेसल्स यहाँ बढ़े तो उनका जो भाड़ा कम होगा, लागत कम होगी, तो अपना भी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो पाएंगे। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो बिजली यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी रहती है। सरकार बिजली को लेकर भी कोई अलग स्कीम बनाए कि पूरे इंडिया में कैसे हम लोग कम्पीट कर सकें, जिससे हमारे उत्पाद भी दूसरे राज्यों के जो उद्यमी हैं उनसे कंपटीशन में आ पाए। एक सरकार की एक योजना रहती है जैसे नेप्स की भी, तो उसमें भी मेरा ये आह्वान है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो ITI कॉलेजेस वगैरह में रहती है उसमें भी बहुत कम वो लोग उसको छूट देते हैं। वहाँ आज की तारीख में भी वो 7,500 रुपये कोई एक मापदंड लेके 1,500, तो जो युवा लोग वहाँ जो स्किल सीख रहे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता और उद्यमियों को जो कामगार नहीं मिल पा रहे। अगर जो सरकार की जो योजना है वो समय के अनुसार उसमें जो इन्फ्लेशन कॉस्ट को जोड़ते हुए उसमें बढ़ोतरी करे जो लाभ का, तो उद्यमियों को और कामगार दोनों को लाभ मिलेगा और सरकार का जो असली उद्देश्य है देश का विकास करना, उसमें सहयोग मिलेगा। किस तरह से देखते हैं आप, चूँकि आप तो लंबे समय से यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार के बजट में आपको वित्त मंत्री से? इस बार मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इस मतलब मोदी जी के तीसरे टर्म का पहला बजट होगा, लेकिन लग रहा है कि औद्योगिक जगत के लिए वो कुछ न कुछ नया सिस्टम कह दीजिए या नया डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ नई नीति लेके आएंगे। उस नीति के जब नई नीति कुछ लेके आएंगे तो उसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी और जो एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ी समस्या है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, मेरा ये सोच है। कुछ नई नीति लेके आएंगे, कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो कह सकते हैं उद्योगपतियों की अलग अलग राय है। आखिरी सवाल लूँगा मैं आप लोगों से, किस तरह से जो है अगर बात की जाए रिफाइनरी हो, सोलर हो और भी कई ऐसे उत्पाद है जहाँ उसको विकास करने की आवश्यकता, क्या मानते हैं आप? इस सोलर की जहाँ तक बात आपने कही, सोलर में भी राजस्थान गवर्नमेंट ने, ये GST काउंसिल ने सोलर की प्लेट पे जो टैक्स कम किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी राहत होगी। ऐसे करने से जो अपने पश्चिम राजस्थान में सूर्य भगवान की बहुत मेहरबानी है, तो सोलर का बहुत बड़ा हब यहाँ बन सकता है। और जो सोलर अपने जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कैप है अभी कि जितना आपका कनेक्शन उतना ही ले सकते हैं, इसको भी अगर अपन हटा गए और ये जो टैक्सेशन जो अभी कम किया है सरकार ने, इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिजली की उपलब्धता राजस्थान में और विशेष तौर से पश्चिम राजस्थान में बढ़ेगी। ऐसी स्कीम जो अभी ये की है सरकार ने, इस पे कुछ और सब्सिडाइज करे रेटों पे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान और विशेष तौर से अपना जो पश्चिम राजस्थान है इसका बहुत बड़ा विकास है। वैसे भी जो अगर बात की जाए फलोदी में और बीकानेर में सोलर पार्क के लिए जमीनें, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके साथ सरकार ने अभी GST काउंसिल की मीटिंग जो हुई थी 4 तारीख को, उसमें सोलर की प्लेट पे जो टैक्सेशन है वो 5% ही कर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत होगी, जो इतना बड़ा एकदम से गैप करना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है इस पर और कुछ करना चाहिए और जो कैप है अभी, जो जितना कनेक्शन उतना ले सकते हैं उसको हटाना चाहिए। कारण क्या है कि जितना अपन सोलर लगाते हैं उसका अपन आज 8 से 10% ही यूटिलाइज होता है, क्योंकि सूर्य देवता जो है 8 से 9 घंटे ही अपने को मिलते हैं। इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल जितना अपन लगाते हैं उसका करीब 10-12% ही अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये कैप हटेगी तो अपन इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और सरकार को बिजली जो खरीदनी पड़ रही है अभी महंगे भाव की, उसकी कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या मानते हैं आप? आखिरी सवाल आपसे। नहीं, मैं मेरे साथी की बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ।
बहुत प्रबल संभावना है पश्चिमी राजस्थान में सोलर एनर्जी की, जिसको पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है। ये अगर हो जाए तो न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी बिजली की कमी से निजात पाई जा सकती है। कह सकते हैं अलग अलग उद्योगपति है, उद्यमी है, जिनकी अलग अलग सुझाव है। इन्होंने अपने सुझाव है जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचाए भी है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट होगा उसमें उद्योगों को और पश्चिमी राजस्थान को विशेष पैकेज मिलेगा, जिससे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर। वहीं हमारे संवाददाता ने घरेलू महिलाओं से भी बजट को लेकर के खास बातचीत की है। महंगाई को लेकर के उन्होंने चिंता जताई और कहा है कि अगर महंगाई पर सरकार नियंत्रण कर पाती है तो ये उनके लिए राहत की बात होगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तीसरी बार बजट पेश करने जाएगी। महिलाओं को क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हमें जोधपुर में महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रश्मि सिंघवी। रश्मि जी, क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट में आप? मैं इस बार मैडम निर्मला सीतारमण मैडम से ये उम्मीद करती हूँ कि हम जैसे सब्जी लेने भी जाते हैं तो आजकल की सब्जियों के भाव जैसे सुनते हैं तो हमारा तो क्या हाई मतलब हमारे सोचने का वो हो ही नहीं। बच्चे घर पे लाए तो बच्चे बोले हमें हरी सब्जी ही चाहिए। हरी सब्जी लेने के लिए वो भाव बहुत ज़्यादा भाव हो जाते हैं। घर की बनाए तो बच्चे खाते नहीं है। फल फ्रूट लेने जाए तो वो भी वही भाव। आजकल के टमाटर के भाव देखो तो आपको पता चले मैडम कि क्या भाव टमाटर के हैं। आलू प्याज, जैसे हम आलू प्याज कभी खाते हैं तो भी वो भी क्या भाव तेज हो रहे हैं। मैडम आपसे यही उम्मीद है कि हमें थोड़ा हमारी हम तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आम जनता का भी सोचो, क्या उनका क्या भाव भला होगा, उनका कैसे भला होगा। गरीब जनता कैसे आपका ऊपर थोड़ा विश्वास कर रखेगी कि हाँ हमारी भारत की वित्त मंत्री जो है हमारे लिए हमारे पक्ष में ध्यान रखेगी। बजट पेश करने के दौरान महंगाई का मुद्दा है जो महिलाएं उठा रही है, लेकिन कुछ और है, उनसे जानते हैं क्या आप उम्मीद करते हैं इस बार? मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार बजट से हमारे जो एजुकेशन में जो बढ़ोतरी होती जा रही है एक्सपेंसेस की, स्पेशली बच्चों की जो फीस वगैरह इतनी बढ़ती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों को। बच्चों के लिए आज के बच्चों की फरमाइशें भी इतनी होती है, स्कूल जाते एक्सपेंसेस भी वो थोड़ा कम हो जाएंगी, फ़ीस वगैरह पे थोड़ा पेरेंट्स को भी उस चीज़ के लिए फ़ायदा होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी फीसेस और उनके एक्सपेंसेस थोड़े कम कर सकें तो आगे इन फ्यूचर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। शिक्षा को लेकर अच्छी एजुकेशन मिले, जो प्राइवेट सेक्टर में जो फीस ली जाती है बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की उम्मीद लोग करते हैं। कुछ और महिलाएं, उनसे जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेक्षा कोठारी है। प्रेक्षा जी, क्या उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण? हम यही उम्मीद करते हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं महंगाई आसमान छू रही है और साथ साथ जैसे हम स्पेशली हम लेडीज़ हैं, हमको ज्वेलरी का बहुत शौक़ होता है, तो सोना चांदी आज उनके जो भाव बढ़े हुए हैं उसके कारण कहीं ऐसे स्पेशली मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कुछ चीज़ें, और शौक़ सबको होता है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा ये चीज़ हो कि सोना हो चांदी हो, थोड़ा आज 75,000 80,000 तक, मतलब 75,000 तो पहुँचा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा वो सोना चांदी का भाव थोड़ा कम हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। सोना चांदी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए करते हैं, बहुत करते हैं। और शादियों का हम देखते हैं कि हर साल इतनी शादियाँ होती है, सब होती है, अभी बस लगी शादियों में ही रहता है। तो कई जने हैं जिनका होता है कि हम अपने बच्चों को शादियों में दें, पर फिर वो कुछ नहीं भी दे पाते हैं, जितनी उनकी उम्मीद होती है वो नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है इस चीज़ को लेके सोचना चाहिए कि सब थोड़ा उनका भाव कम होना चाहिए। यानी महंगाई की कमी का सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं क्या आप उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण से? मैं मैम से ये चाहती हूँ कि तेल डीजल थोड़ा कम हो और आम आदमी के लिए भी सुविधा हो। पेट्रोल डीजल में किस तरह से उम्मीद करते हैं? टैक्स कम होना चाहिए या GST में? सारे कम होने चाहिए बस। कुछ और है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरह से निर्मला सीतारमण से आप चाहते हैं इस बार बजट में? बहुत सारी आशाएं हैं। मेरा नाम स्वाति बंसाली है और वैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो इकोनॉमिक्स क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसी के साथ जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी से मेरी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, अगर थोड़ा जेंडर बायस भी हो जाऊं तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष जो प्रावधान होने चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा जो हमारे बजट में अमाउंट है वो बढ़ाया जाए। और क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या, और एक महिला है जो एक शिक्षित समाज का भी निर्माण करती है, तो अगर महिला सुरक्षित होगी तो समाज भी सुरक्षित होगा। उसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल GDP की बात करूं
तो जीडीपी ग्रोथ तो हमारी दिखाई दे रही है और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस जीडीपी ग्रोथ के पीछे जो ग्रास रूट लेवल पे खर्च होना चाहिए, हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होना चाहिए, उसके लिए मेरी उम्मीद है कि वो खर्च बढ़े। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो हम बाकी सारी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की, ये सारे सेक्टर्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और इन सब के साथ अगर एजुकेशन की बात मैं करूँ तो जो एक बेसिक वैल्यू एजुकेशन है, वो मुझे लगता है कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उसको महत्व दिया गया है, तो उसको जिस तरह से भी डेवलप किया जा रहा है उस पे हमारे बजट में एक विशेष प्रावधान अलग से होना चाहिए। तो अगर समाज नैतिक होगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। आपने इकोनॉमिक्स की बात की है, जिस तरह से महंगाई को लेकर सब बात है, लेकिन विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा भारत, तो क्या कठोर कदम नहीं उठा सकती सरकार? बिल्कुल कठोर कदम उठा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कठोर कदम का, जैसे देखिए माता पिता भी घर में बच्चों को डांटते हैं, अगर अनुशासन में रखना होता है तो कई वो कड़े कदम बच्चों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके भले के लिए ही होते हैं। उसी तरह से बजट में भी कुछ कठोर प्रावधान ज़रूर होते हैं। लेकिन मेरा इसमें कठोर प्रावधानों के साथ साथ अगर निवेश के बेहतर उपाय हमें मिल जाए, चाहे एक महिला होने के नाते मुझे या एक आम आदमी जो अपनी छोटी छोटी बचत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है, तो अगर ये प्रावधान बहुत आसानी से इसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं तो वो दिन मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि दूर नहीं है। मुझे आज दिखाई दे रहा है कि अगले 5-10 सालों में मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा। आज विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर भारत शुमार हो चुका है तो वो दिन भी आ सकता है जब अमेरिका वाले हमसे पीछे होंगे। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन उस काबिलियत को हमें उजागर भी करना पड़ेगा। हनुमान जी भी अपनी शक्ति नहीं जानते थे, उनको उजागर करवाई गई, तब वो संजीवनी पहाड़ लेकर आ सके, संजीवनी बूटी का। उसी तरह से भारत में भी सोने की चिड़िया बनने की शक्ति है और बजट से उम्मीद मेरी यही है कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं इन्हीं शक्तियों को फिर से जगाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट में आप? विश्वास है कि हमारा जो हमने दिया है, हमने बोला है, उन पे गौर करेंगे मैडम। क्या उम्मीद करते हैं बजट में आप निर्मला सीतारमण से? महंगाई को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या उम्मीद है आप? थोड़ा हमको राहत मिल जाए, क्योंकि 1 तारीख आते ही पैसे 10,000 15,000 कहीं चले जाते हैं और घर पूछते हैं कि भाई अभी तो पैसे दिए खत्म हो गए, अभी तो पैसे दिए खत्म हो गए, तो उसका क्या करें? इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, लेने जाए तो 1,000 रुपये तो 1 मिनट में खर्च हो जाते हैं। तो इसको हमारे घर का बजट हम कैसे सेट करें? आप अपना बजट सेट करेंगे तो हमारा घर का बजट अपने आप सेट हो जाएगा, यही हम चाहते हैं। यानी कि हर महिला की एक उम्मीद है, महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रयास इस बजट में दिखाई देगा और अलग अलग सुझाव लोगों के हैं जो ये बताते हैं कि लोगों को काफ़ी उम्मीद है निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखना ये है कि बजट में किस तरह का पिटारा खुलता है, लेकिन कैसे देश भर की निगाहें हैं जो निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में महिलाओं से लेकर तमाम वो सेक्टर जिनमें लोगों ने अपेक्षा जताई है वहाँ कुछ राहत मिलेगी। अरुण हर्ष, NDTV जोधपुर।